वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं कंपनी का लेक्चर 4 आपके सामने। जैसा कि लास्ट वीडियो तक में या लेक्चर 3 तक में आपने देखा होगा, इश्यू ऑफ शेयर, जहां मैंने आपको बताया था कि इश्यू ऑफ शेयर दो पर्पज से होता है। एक होता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश यानी कि रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन, दूसरा था इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश यानी रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु अंशों का निर्गमन। पहला टॉपिक जो था रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन, वो हमने पिछले वीडियो यानी कि लेक्चर 3 में बात की थी उसके बारे में। आज करते हैं इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश के बारे में। तो देखो इसके बारे में टॉपिक है हमारा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु अंशों का निर्गमन। इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, ये कंडीशन तब आती है यदि हम किसी व्यवसाय को क्रय करें, यदि किसी संपत्ति को क्रय करें, दायित्वों को क्रय करें अथवा किन्हीं सेवाओं के बदले अगर हम अंशों का निर्गमन करें तो इसे हम कहते हैं रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु अंशों का निर्गमन। अब बात करते हैं जैसे इसकी जर्नल प्रविष्टि। तो इसकी जर्नल प्रविष्टि क्या होती है वो देखिए। सबसे पहले हमें एक एंट्री करनी है, वो है ये वाली, संपत्ति एवं दायित्व क्रय करने पर यानी परचेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या होगा, तो आपने अगर किसी भी व्यवसाय को क्रय किया है अथवा किसी से संपत्ति क्रय की है तो आपको एंट्री करनी है, जो वस्तु आए उसे डेबिट करना है यानी असेट्स अकाउंट डीआर करना है। 2 में लिखना है अगर उसकी लायबिलिटी भी क्रय की है हमने एसेट्स के साथ साथ में तो आ जाएगा 2 लायबिलिटीज, अदरवाइज ये लायबिलिटी नहीं आएगी यदि आपने केवल एसेट्स ही परचेज की है तो आपको करना है असेट्स अकाउंट डेबिट, 2 लायबिलिटीज और 2 वेंडर का नाम यानी विक्रेता का नाम। इस विक्रेता के नाम के सामने आएगा परचेज कंसीडरेशन यानी कि क्रय प्रतिफल। जैसे मैं कहूं फॉर एग्जांपल, मैंने राम के व्यवसाय को क्रय किया 5 लाख रुपए में, क्रय किया कितने में, 5 लाख रुपए में। तो दैट मीन्स ये जो 5 लाख रुपए है वो राम का क्या है, व्यवसाय या संपत्ति का परचेज कंसीडरेशन यानी क्रय प्रतिफल है। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ तक ही ठीक है। चलिए, अब विक्रेता को हम इसके बदले भुगतान करते हैं। तो विक्रेता को भुगतान करते हैं तो हमारा तरीका आता है पहला, यदि विक्रेता को नगद भुगतान कर दिया जाए तो उस कंडीशन में हमें करना पड़ेगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या करना पड़ेगा, कैश। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक तो क्या है, शेयर इश्यू करने, उसको कैश नहीं देनी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ होता है कि विक्रेता को कुछ प्रतिशत तो नगद दिया गया और कुछ क्या दिया गया, शेयर्स दिए गए। तो हमें ध्यान रखना है अगर जितना पोर्शन कैश में दिया जाए वो कैश का और जितने शेयर दिए जाए वो शेयर्स के। अब शेयर्स देने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अंशों का निर्गमन या तो सम मूल्य पर होता है या होता है प्रीमियम पर। सम मूल्य पर होता है तो कुछ भी नहीं करना, यही शेयर कैपिटल बन जाएगी। अगर शेयर जो है वो प्रीमियम पर इश्यू किए गए हो तो मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, जहां शेयर कैपिटल होती है उसी के साथ आपको एक वर्ड जोड़ना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या जोड़ना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ध्यान क्या रखना है, यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पे हो तो सीधा यही रखना है और अगर प्रीमियम पे हो तो आपको लाइन जोड़नी है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब क्वेश्चन में कभी कभी ये आता है कि छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया या कंपटीशन में भी पूछ लिया कि निर्गमित किए गए अंशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, निर्गमित किए गए अंशों की संख्या हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्रय प्रतिफल यानी परचेज कंसीडरेशन, जो ये यहाँ वाला अमाउंट है, ये अपॉन में क्या लिखना है, आपके अंशों का निर्गमन मूल्य। अगर मान लेते हैं 100 रुपए का शेयर है, उसे सम मूल्य पर यानी 100 में इश्यू किया गया है तो निर्गमन कितने में किया इसको, 100 में। तो यहाँ कितना आएगा, 100। यदि अंशों का निर्गमन 100 रुपए का अंश है, उसे 110 रुपए में इश्यू किया जाए तो निर्गमन मूल्य किसका कितना है, इसका 110। तो यहाँ क्या आएगा, 110। बट्टे पर अंशों का निर्गमन कर नहीं सकते हम लोग, इसलिए क्या कर सकते हैं, या तो एट पार का होगा या क्या होगा, एट प्रीमियम का होगा। तो हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है, या तो एट पार का
एट प्रीमियम का। इस चीज का फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखना। क्या है? नंबर ऑफ शेयर इश्यू कैलकुलेट करने का तरीका परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स। अब बात करते हैं, कभी कभी इससे थोड़ा सा मैं आपको आगे ले जाता हूं और वो कंडीशन अपने देखते हैं। मान लेते हैं कभी कभी एक एग्जांपल लिया मैंने कि मैंने राम का व्यवसाय क्रय किया 5 लाख रुपए में, तो आपको यहाँ एंट्री में लिखना है 5 लाख रुपए। अब बात करते हैं राम की संपत्तियां, यदि राम की संपत्ति 3 लाख रुपए हो, कितनी हो? 3 लाख रुपए। या मान लेते हैं राम की संपत्तियां थी 7 लाख रुपए। कितनी थी? 7 लाख रुपए। फॉर एग्जाम्पल राम की संपत्तियां थी 7 लाख रुपए तथा राम के दायित्व भी क्रय किए वो थे मान लेते हैं 3 लाख रुपए। तो ऐसी कंडीशन में आपके एंट्री में डिफरेंस आएगा। देखिए, डेबिट साइड में एसेट्स थी राम की कितनी? 7 लाख, लायबिलिटी थी 3 लाख और हमने उसका व्यवसाय कितने में क्रय किया था? 5 लाख में। 3 चीजें मैंने बोली। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, हमें पता है डबल अकाउंट सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस आना चाहिए बराबर। अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ जा रहा है? देखो, क्रेडिट का अमाउंट है टोटल 8 लाख रुपए, डेबिट का कितना है? 7 लाख। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें क्या करना है? यहां पर एक ऐड करनी है लाइन गुडविल अकाउंट डीआर। क्या करना है? गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो डिफरेंस हो उसे गुडविल के नाम से शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हुई। अब आगे जैसे भी जो भी शेयर देना चाहते हैं वो एंट्री अपने दे सकते हैं। इसका अपोजिट मान लेते हैं, यही कंडीशन ऐसी होती कि हमारे पास ये गुडविल ना होके मैं बोलता कि राम की संपत्तियां जो है वो है 9 लाख रुपए। राम की संपत्ति 9 लाख रुपए, दायित्व 3 लाख रुपए। अब कंडीशन आ रही है कि फिर से प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है? इस बार डेबिट का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट का कम है। तो मैंने कहा अगर डेबिट का कम हो तो आप लाइन जोड़ेंगे गुडविल से, अगर क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा हो तो आप लाइन जोड़ेंगे कैपिटल रिजर्व नाम से। किससे? कैपिटल रिजर्व नाम से। और वो अमाउंट यहाँ पर क्या कर देंगे? डिफरेंस वाला अमाउंट यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ये काम कब करना है? जब हमें परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट दिया हुआ हो उस कंडीशन में। ये थी हमारी पहली एंट्री की। अगर कोई भी आपको इसमें समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अपने चलते हैं, इसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या करेंगे? किसी व्यवसाय को क्रय करना अथवा संपत्ति क्रय करके उसका भुगतान अंशों में करना। बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको देखिए और उसको रीड करके अब उसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन रीड किया अभी, उस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था XYZ लिमिटेड ने बीकानेर लिमिटेड से 6 लाख रुपए की मशीन खरीदी। सिर्फ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मशीन खरीदी, तो हमें एंट्री करनी है मशीन अकाउंट डेबिट टू बीकानेर लिमिटेड। ऊपर वाला पोर्शन बाद में करेंगे, अभी आपको ये ध्यान रखना है एंट्री क्या करनी है। हमने क्या परचेज की? मशीन, तो एंट्री में आ जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट। किससे परचेज की? वेंडर यानी विक्रेता कौन है? विक्रेता है बीकानेर लिमिटेड। कितने की परचेज की? 6 लाख की। इस क्वेश्चन में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो मैंने आपको पहले बताई थी, गुडविल या कैपिटल रिजर्व वाली। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एसेट्स परचेज की हुई है, लायबिलिटी परचेज नहीं की हुई है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका भुगतान के प्रतिफल स्वरूप, यानी कि इसके पेमेंट में क्या देंगे हम उसको? हम उसको दे रहे हैं शेयर्स। वो एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जर्नल प्रविष्टियां कीजिए यदि अंशों का निर्गमन, यानी वो 10 रुपए वाले अंश का निर्गमन सममूल्य पे है या प्रीमियम पे है। इसलिए मैंने 2 कॉलम बनाए यहाँ पर, यदि अंशों का निर्गमन सममूल्य पे हो या प्रीमियम पे हो। तो पहली एंट्री जो एसेट्स परचेज करनी है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। एंट्री इसमें भी यही रहेगी और इसमें भी यही रहेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि एंट्री चेंज हो जाए, चाहे एट पार पे हो चाहे प्रीमियम पे हो। मेन चेंजेस होगा यहाँ आपके। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यदि सम मूल्य पे हो तो आपको एंट्री केवल ये करनी है वेंडर यानी विक्रेता, ये बीकानेर लिमिटेड वापस आ गया। डेबिट टू क्या करना है?
शेयर कैपिटल, क्या करना है, टू शेयर कैपिटल। और यही अगर प्रीमियम पे हो तो हमें एंट्री करनी है बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू साथ में जोड़ना है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बात करते हैं आगे। इस एंट्री को फिल करने से पहले आपको ये काम करना है, निर्गमित अंशों की संख्या यानी नंबर ऑफ शेयर इश्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैंने बोला था परचेज कंसीडरेशन, यहाँ परचेज कंसीडरेशन कितने का है, यहाँ है आपके परचेज कंसीडरेशन, ये वेंडर को भुगतान कितना करना है, 6 लाख का। कितने का, 6 लाख का। क्वेश्चन में बोला था शेयर्स, शेयर्स एक कितने का था, 10 रुपए का, और हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, समूल्य, यानी 10 रुपए का शेयर 10 में, तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 60,000 शेयर। कितने आ गए, 60,000 शेयर। आई बात समझ में। अब अगर इसको फिल करना चाहते हैं तो इस एंट्री में फिल कर सकते हैं। शेयर कैपिटल 10 की थी, प्रीमियम था नहीं, सीधा 60,000 शेयर को मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे वो अमाउंट सीधा वापस फिल कर दो, 6 लाख का 6 लाख। ओके नेक्स्ट आगे बात करते हैं इधर वाले की। यहाँ भी परचेज कंसिडरेशन उतना ही है, परचेज कंसिडरेशन की जगह परचेज कंसिडरेशन, बट इसमें शेयर्स जो है वो क्या दिया हुआ है, 20% प्रीमियम पर इश्यू किया गया है। इस पर 20%। तो आपको करना क्या है, देखिए 10 रुपए का शेयर था प्लस आपको इसी 10 रुपए का 20% आ जाएगा इसका 2 रुपए, यानी इश्यू प्राइस कितने की है, 12 रुपए। तो आपको डिवाइड भी कितने से करना है, 12 से। अब शेयर आ जाएंगे आपके 50,000 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 50,000। अब इसको यहाँ पे ये पुट करना है। देखिए शेयर कैपिटल 10 रुपए की ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमने बाद में ऐड किया था वो 2 रुपए का है। अमाउंट कैसे आएगा, बीकानेर लिमिटेड के सामने तो हम लिख देंगे 6 लाख रुपए। आगे जो है वो देखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 रुपए से मल्टीप्लाई करवाओगे यहाँ पर 5 लाख रुपए आ गए, और 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 लाख आ गया, और ये ऑटोमेटिक अमाउंट क्या आ जाएगा, 6 लाख के इक्वल आ जाएगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, क्योंकि इस क्वेश्चन में बीकानेर लिमिटेड को हमने शेयर्स ही दिए हुए थे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बोल दिया जाए कि इसमें कैश भी दी हुई है, तो आप उसमें पहले कैश दे देंगे और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट से क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं और उस क्वेश्चन में आपको फटाफट से क्या है सॉल्व करके बताता हूं। यदि इसमें कैश भी दिया हुआ हो तो किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए फटाफट और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन में देखिए आपके लैंग्वेज ये दी हुई है, सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आप बच्चों को आ सकती है कि सर सोना लिमिटेड लिखे या मोना लिमिटेड। मैंने कहा था वेंडर, वेंडर मतलब विक्रेता। सोना लिमिटेड तो की एंट्री का हम कर रहे हैं, यानी उसने किससे खरीदा, बेच कौन रहा है, मोना लिमिटेड। तो आपको एंट्री मोना लिमिटेड से करनी है। ध्यान रखना, सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से 10 लाख रुपए की तो मशीन, तो आपको एंट्री क्या करनी है, जो उस बात की, यानी मशीन अकाउंट डेबिट कितने की, 10 लाख की। आगे लिखा हुआ है आपके 5 लाख का फर्नीचर, तो यहाँ पुट करेंगे 5 लाख का फर्नीचर खरीदा। किससे खरीदा, मोना लिमिटेड से, तो मोना लिमिटेड के सामने लिख देंगे 15 लाख रुपए। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोना लिमिटेड को 40% भुगतान किस पर किया गया, चेक से किया गया। तो देखिए मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इसके सामने आपको लिखना है 15 लाख रुपए। अब इस 15 लाख का 40% या तो नगद देगा वो या बैंक यानी चेक से दिया। तो हमें क्या करना है, 15 लाख का 40% निकाल लेंगे, अमाउंट आएगा आपकी 6 लाख रुपए। ये 6 लाख रुपए यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड को 15 लाख में से 6 लाख तो नगद दे दी, जो बैलेंस बचा हुआ है यानी कि जितना और देना है उसके बदले में उसको क्या दिए गए, शेयर दिए गए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो शेयर्स दिए गए वो एक शेयर कितने का था, वो था 10 रुपए का, जिसे 20% प्रीमियम पे इश्यू किया गया। तो देखिए अब यहाँ पर आपको परचेज कंसिडरेशन 15 लाख नहीं रखनी है, 15 में से 6 तो उसको दे दिए थे, यानी कि 9 लाख रुपए उसको और देने हैं। वो 9 लाख रुपए क्या देना है, देखिए फिर से वही प्रॉब्लम है, शेयर्स कितने का है, 10 का, 20% प्रीमियम, इसी का 20% 2 रुपए, इश्यू प्राइस हो गई 12, इसे डिवाइड करवा देंगे 12 से, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 75,000 शेयर। कितने,
अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 10 रुपए का शेयर है ही और 2 रुपए था हमारा प्रीमियम, शेयर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, 75,000 को 10 से करवाया 7,50,000 रुपए, 75,000 को 2 से करवाया 1,50,000 रुपए। एंट्री का अमाउंट अपने आप मैच हो जाएगा 15 लाख का, 9 लाख का वैसे भी आ गया था। तो ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हो तो हमें किससे इशू प्राइस क्या मानी जाएगी 12। मान लेते अगर इस क्वेश्चन में एट पार का होता तो क्या क्या चेंज होता, फिर से मैं बता रहा हूं देखिए, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता और फिर क्या करते इशू प्राइस फिर डायरेक्ट 9 लाख से करते और शेयर 10 का 10 में देते तो यहाँ 90,000 आ जाते शेयर और सीधा यहाँ पर 9 लाख से अमाउंट आता है इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने 7,50,000 की जगह 9 लाख। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था कि शेयर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। एक होता है इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। ध्यान क्या रखना है कि अगर क्वेश्चन इक्विटी शेयर का हो तो हम क्या जोड़ देंगे इक्विटी, यानी इसको इक्विटी को क्या बताया था मैंने, इक्विटी को मैंने बताया था आपके समतांश, क्या बताया था समतांश। अगर क्वेश्चन समतांश का हो तो आप जोड़ दोगे शेयर कैपिटल के आगे क्या इक्विटी शेयर कैपिटल। यदि क्वेश्चन अधिमान अंश या पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर का हो तो हम इक्विटी की जगह क्या जोड़ देंगे प्रेफरेंस जोड़ देंगे। ये अपने मैटर नहीं करता क्योंकि इसका क्वेश्चन पे ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन अगर इक्विटी शेयर का हो तो आप इक्विटी डाल देना और प्रेफरेंस शेयर का हो तो प्रेफरेंस शेयर डाल देना। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा जैसे कॉल्स इन एरियर्स या कॉल्स इन एडवांस पे डिपेंड रहेगा। चैनल को आगे से आगे देखते रहिए। थैंक यू।